दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मेंसुरेशन टॉपिक था उसके 2D के क्वेश्चंस किए थे, 2D के टॉपिक पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग 3D के टॉपिक और 3D पर बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठोस वस्तुओं के आयतन। तो ठोस वस्तुएं क्या होती है? वो वस्तुएं जिनका 3D में डायग्राम बनता है, 3 डायमेंशनल होती है, माने उसमें 3 अक्ष होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं होती है घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सब कहलाती है 3D स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे 3D स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में, उसके बाद घन के बारे में, और फिर उन दोनों पर आधारित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं घनाभ बनता कैसे है, घनाभ का क्या चित्र होता है, और घनाभ के चित्र के बाद हम उसके डिफरेंट फॉर्मूला पर जानेंगे और फॉर्मूले को फिर याद करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे घन। तो मैं पहले आपको घनाभ का डायग्राम बना के बताता हूँ कि घनाभ एक्चुअल में कैसा होता है। तो आइए, तो दोस्तों घनाभ की अगर बात करें हम इसके डायग्राम की, तो हमारे पास जो घनाभ होगा वो कुछ इस तरह की आकृति का घनाभ होता है हमारे पास, है ना। जैसे मैंने बनाया, ये हमारे पास है घनाभ, और इसको मैं डायग्राम को बना देता हूं थोड़ा अच्छे से। ये मान लीजिए हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है। अब इस दोस्तों घनाभ ऐसा ही घनाभ होता है ना, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे घर हमारा कमरा होता है, रूम, तो रूम कैसा होता है? घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभ इस टाइप की कोई आकृति होती है। इसको मैं थोड़ा सा कलर भर के भी आपको बताता हूँ कि इसके सरफेस कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले में ऊपर ग्रीन कलर भर दिया, और सरफेस लेते हैं कुछ और कलर ले लेते हैं अपन। इसको मैं पिंक ही कर देता हूँ, है ना। इसके बाद और भी कलर लेते हैं अपन कुछ, ये ले लिया अपन ने, ये कलर हो गया हमारे पास। और एक कलर कौन सा लें? ये वाइट ही ले लिया अपन ने, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों घनाभ पूरा बन गया। अब आप इसको घनाभ को जब आप देखोगे ना, तो अब आपको देखने में बड़ा आसान होगा कि सर इस घनाभ के अंदर सतह कितनी है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को देख के आपको सबसे पहली चीज जो समझ में आएगी कि इसकी सरफेस कितनी है। सरफेस या बोले तो सतह कितनी होगी, तो आप काउंट करोगे तो आप कहोगे सर पूरे इस घनाभ के अंदर है ना 6 सतह दिख रही है हमको। कितनी सतह दिख रही है? 6। कौन कौन सी सतह 6 दिख रही है? एक तो ये ऊपर वाली ग्रीन कलर की, एक पिंक कलर की नीचे वाली, 2 हो गई सर। एक इधर वाली 3, एक इधर वाली 4, और एक अंदर जो आपको दिख रही है ना अंदर की तरफ व्हाइट कलर की, वो हो गई 5। और एक बाहर वाला फेस, जो ये वाला फेस है ना दोस्तों, ये वाला फेस जो आपको बाहर दिख रहा है, बाहर वाला, ये वाला फेस, ये वाला बाहर की तरफ, वो कहलाएगा हमारे लिए छठा सरफेस। तो कुल मिला के घनाभ के अंदर टोटल सतह कितनी होती है? तो घनाभ के अंदर होता है टोटल सतह तो 6 सरफेस होगी, 6 सतह होगी, और वो आपको आराम से इस डायग्राम में क्लियर दिख गया। अब इस घनाभ के बारे में अगर और बात की जाए
तो इस घनाभ की ये कहलाती है इसकी लंबाई, जिसको हम लोग कैपिटल एल से लिखेंगे, और ये दोस्तों होती है इसकी चौड़ाई, जिसको हम कैपिटल बी बोलेंगे, और ये इसकी होती है ऊंचाई एच, इसको बोलेंगे कैपिटल एच। तो इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई कि सर घनाभ में कुल सतह कितनी होती है। तो आप कहोगे सर कुल सतह होती है 6 सतह होती है। फिर एक आता है किनारा, कि घनाभ में किनारे कितने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों घनाभ में किनारे होते हैं टोटल 12। किनारे बनते कैसे हैं, किनारे या इसको बोलते हैं किनारा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि घनाभ में कितने किनारे होंगे। तो दो सतह जब मिलके बनाएगी ना, दो सतह जब मिलेगी तो उससे एक किनारा बनता है। दो सतह का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है किनारा। जैसे आप जहां भी अभी बैठे हो ना, तो आप अपने रूम में देखो, दो सतह को देखो, और दो सतह जहां भी मिल रही होगी ना, एक किनारा बन रहा होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये वाली सतह, ये वाली छत है, ये जो छत दिख रही है ना आपको, ये छत के अंदर एक किनारा, आप लोगों सर ये वाला, एक किनारा ये वाला, एक किनारा ये वाला, और एक किनारा ये वाला। आराम से आप देखो तो आपको 4 किनारे दिख गए छत के साथ। वैसे ही 4 किनारे आपको दिखेंगे फर्श के साथ, 1 2 3 और ये 4, कितने हो गए टोटल 8 किनारे हो गए। और 4 होंगे चारों दीवारों के साथ, ये पूरा एक, और एक ये 2, एक ये, और एक ये किनारा। तो टोटल कितने किनारे होंगे, टोटल दोस्तों घनाभ के अंदर 12 किनारे होते हैं। ये रीजनिंग पढ़ते समय बहुत काम में आते हैं। तो टोटल 12 किनारे होते हैं, और उन 12 किनारों को पढ़ते कैसे हम लोग, 4 छत के साथ, 4 फर्श के साथ, और 4 चारों दीवारों के साथ बनते हैं। 4 चारों दीवारों के साथ बनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको एकदम आराम से समझ में आ गई। अब दोस्तों जो ये घनाभ है ना, इस घनाभ की जो सतह दिख रही है ना आपको, वो सारी सतह आयताकार होगी, सारी सतह आयताकार होगी। आप सोच के देखो, आप जहां भी अपने बैठे हो ना रूम में, उस रूम के फर्श को देखो तो आप कहोगे सर वो आयताकार है। दीवारों को देखो, आप कहोगे सर आयताकार है। छत को देखो आयताकार है। तो घनाभ की जो जितनी सारी सतहें होती है ना, वो सारी की सारी सतह दोस्तों आयताकार होगी। बात समझ में आई। अब अगर ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ सर ये सारी सतह आयताकार होती है, तो हमारे पास इसमें एक शब्द और चलता है जिसको बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग बात करते हैं। तो घनाभ के अंदर जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि हमारे जो घनाभ, जैसे आप रूम में बैठे होंगे तो आप रूम को देखोगे तो जो चारों दीवारें होंगी ना रूम की, वो चारों दीवार उसकी वक्र पृष्ठ कहलाएगी, या लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो मुझे लगता है इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ होता क्या है। चारों दीवार, रूम की चारों दीवारों को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ बोलेंगे, या उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शब्द चलता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो चारों दीवार है ना, वक्र पृष्ठ है, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल में अगर हम छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तो उससे हमारे पास ये पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक आपको पता ही है कि सर ये ठोस है, इसीलिए ठोस वस्तु का कुछ आयतन होगा, तो हमारे को एक आयतन की जरूरत पड़ेगी, माने वॉल्यूम की। तो हम लोग पूरा इस घनाभ के बारे में ये सारी चीजें जानेंगे। ये बहुत काम का है, रीजनिंग में बहुत यूज में आता है। तो आप इनको जरूर याद रखना कि घनाभ की सतह कितनी होती है 6, किनारे कितने होते हैं 12। 12 किनारे कैसे बनते हैं, तो 12 किनारों के दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, 4 4 और 4। ये जो 4 है वो छत के साथ, सीलिंग के साथ, ये 4 है वो फर्श के साथ, और ये चारों दीवारों के साथ।
तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोग इसको एलोब्रेट करके पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। तो सर अब इनके फॉर्मूले क्या क्या है, तो आप अपन अगली स्लाइड में इनके फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो आप पहले आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं आगे, और अब हमारे पास है इसके फॉर्मूले क्या क्या है। तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो वही घनाभ के 6 फलक होते हैं। फलक या सतह एक ही बात है, और प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं, जो कि हमने देख लिया चित्र में। इसके बाद है पहला फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। तो दोस्तों घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये एक्चुअल में आया कैसे, तो ये एक्चुअल में आता है पिरामिड के फॉर्मूले से। तो अभी अपन के पास सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है कि हम पिरामिड को जाने, पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, फिर उन सारी चीज़ों से अपन फॉर्मूले को डिराइव करें। तो वहाँ पर जो पिरामिड के फॉर्मूले में होता है ना, किसी चीज़ का जब आयतन निकालते हैं तो वो होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा आयताकार था, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई हो जाएगी h। तो इसीलिए आयतन आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली फॉर्मूले हैं उनको याद करेंगे और उन पर क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग उस प्रूफ वगैरह की तरफ जा नहीं रहे, सिंपली फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इतना घन सेंटीमीटर। अगर इकाई सारी सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर बोल देंगे, ठीक है। दूसरा आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए को क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा एलबी का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस बीएच का मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस एचएल का मतलब ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया या सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद 4th नंबर पे आता है डायगोनल, विकर्ण का क्षेत्रफल। विकर्ण क्या होगा, अब दोस्तों इसमें एक और नाम आता है विकर्ण। तो जैसे हम इसी डायग्राम में अगर हम आए तो हमको अगर विकर्ण देखना होगा तो आप देखोगे ये पहले ये हमारे पास एक आयताकार है, ये जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये जो आपको सतह दिख रही है ना, ये सतह है जो हमको ऐसी दिख रही है ना, ये एक्चुअल में 3D में बनाया ऐसा गया है, पर ये होगा कैसे, इस तरीके से आयताकार होगा। तो अगर मैं ये विकर्ण आपको निकालना चाहूँ कि ये वाला विकर्ण कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये L है ये B है, तो विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस B²। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे दोस्त मैं ये निकालना चाहूँ, कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये ले लेते हैं कलर। मान लो मैं ये निकालना चाहूँ तो आप कहोगे कि सर ये जो विकर्ण है ना आपका, ये वाला विकर्ण, ये तो हो जाएगा √L² प्लस B²। पर मुझे तो सर घनाभ का विकर्ण चाहिए, घनाभ का। तो दोस्तों जो घनाभ का विकर्ण होगा वो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा आपके पास कुछ डायग्राम में, कुछ ऐसा लेते हैं डायग्राम, ये ले लिया मैंने, ये यहां से लेके ये होगा घनाभ का विकर्ण। तो ये जब घनाभ का विकर्ण हो तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये यहां पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब इस डायग्राम को मैं अलग से अगर बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें ये विकर्ण मुझे ज्ञात करना है, ये h है और ये है √L² प्लस B² है। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो इनके दोनों के स्क्वायर का योग माने L² प्लस B² प्लस H² आएगा, और ये कहलाता है घनाभ का विकर्ण, जो कि कितना आएगा हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये आएगा हमारे पास, ये ले लिया अपन, ये आएगा हमारे पास सर √L² प्लस B² प्लस H², ये हमारे पास आएगा घनाभ का विकर्ण। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम बात समझ में आ गई कि सर पहले ये निकाला है और उसके बाद ये निकाला है, ये घनाभ का विकर्ण है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे पास जो घनाभ का विकर्ण हमने यहाँ लिखा है ना फॉर्मूले में,
वो ये लिखा हुआ है √L² + B² + H², ये लिखा है हमने। और ये जो विकर्ण का क्वेश्चन आता है ना, वो क्या आता है, कमरे में एक छड़ रखनी है, उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो कमरे में एक छड़ रखनी है, उसकी अधिकतम लंबाई उसकी विकर्ण होगी। और कमरा कैसा होता है, घनाभ, तो घनाभ के विकर्ण। माने वो इस तरीके की लैंग्वेज देगा, डायरेक्ट आपसे विकर्ण नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि एक कमरा है उसमें अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है, तो अधिकतम लंबाई की जो छड़ होगी वो घनाभ का विकर्ण ही होगा। तो हमारे को घनाभ में 4 फॉर्मूले याद करने हैं। मुझे लगता है कि चारों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कि आयतन घनाभ का सर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² + B² + H²। और फिर हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे लगता है आपको पूरा अच्छे से घनाभ समझ में आ गया। अब अगर घनाभ समझ में आ गया, तब हम बढ़ते हैं जरा घन की तरफ। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम पढ़ते हैं घन। दोस्तों घन क्या होता है, घन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यदि हम किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दें तो वो घन बन जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। मतलब आपने देखा होगा घन का, जैसे मैं आपको डायग्राम बताऊं, चौक का बॉक्स देखा होगा आपने। अभी आजकल तो चौक बंद हो गए, स्मार्ट बोर्ड आ गए या वाइट बोर्ड पे लोग पढ़ाते हैं, पर आपने अगर कभी देखा हो तो चौक का बॉक्स जो होता है वो घनाभ के जैसा होता है। लूडो का आपने पासा देखा होगा, तो लूडो का पासा भी क्या होता है, घनाभ के जैसा होता है। 3D स्ट्रक्चर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है। तो अगर हम घन का डायग्राम बनाना चाहें तो घन का डायग्राम कैसा होगा वो देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी हम बना लेते हैं। तो अरे यार, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है घन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हाँ सर ये घन है। अब इस घन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैसी होगी, इसकी बराबर होगी। इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दिख नहीं रहा है। तो ये मान लिया ए है लंबाई, तो इसकी चौड़ाई ये भी कितनी होगी, ये भी ए होगी। और ये भी कितना होगा हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये भी ए ही होगा। तो घनाभ के अगर घन की बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी की सारी घन की बराबर होती है। ये हमारे पास हो गया घन। तो इसी प्रकार से अगर हम घन की बात करें कि सर घन में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो सबसे पहले वही घन का आयतन। तो आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आपसे पूछा जा सकता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद घन के विकर्ण। और उसके अलावा 2 चीजें घन में और ये पूछा जा सकता है कि जैसे आपने पूरा घन बनाया, तो ये जो पूरा जो घन बनाया है ना, इस पूरे घन के अंदर आपसे ये कह सकता है क्वेश्चन वाला, इस घन के अंतर्गत एक गोला रखना है। तो उस गोले की त्रिज्या अगर आप पूछेगा, गोले का आयतन पूछ सकता है, गोले का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो अगर हम इसके अंदर अगर गोला रखें
जैसे मान लो मैं इसके अंदर अगर कोई गोला रखता हूं तो गोला ऐसा होगा अधिकतम क्षेत्रफल का गोला। तो अधिकतम क्षेत्रफल का जो गोला रखेंगे ना इस घनाभ में, उस घनाभ के अंदर उसकी चारों सतह, सॉरी जितनी भी 6 सतह होगी ना, सबको टच करता हुआ जाएगा, अंदर रखना है। तो जैसे मान लो मैंने इसके अंदर कोई गोला रखा, कोशिश करता हूं मैं बनाने का, थोड़ा डायग्राम हो सकता है। तो देखो भाई डायग्राम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप मान के चलना कि वो इसको टच कर रहा है ना, इस सरफेस को आप मान लो, डायग्राम ढंग से बन नहीं पा रहा है, मान लो इस सरफेस को टच कर रहा है और इसको भी वो टच कर रहा है। तो आप देखोगे कि सर इस गोले के अंदर, इस गोले की अगर आप त्रिज्या निकालना चाहते हो ना, तो त्रिज्या इस गोले की अगर आ जाए तो सब कुछ निकाल लोगे। तो इस दोस्तों गोले की जो त्रिज्या होगी ना वो क्या होगी, अब जरा सोचो। अंदर से, अंदर है इस घन के अंदर गोला, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, वो जो इसकी हाइट होगी वो पूरा इसका व्यास हो जाएगा, उस व्यास का आधा होगा त्रिज्या। तो व्यास कितनी होगी ये पूरी, तो आपको सर ये पूरा तो ए होगा, क्योंकि घन की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2। अगर कोई गोला घन के अंदर डाला है अधिकतम क्षेत्रफल का, तो वो गोला घन की सभी सतह को टच करेगा, और सभी सतह को टच करेगा, इसका मतलब उस गोले का जो व्यास होगा ना, उस गोले का व्यास उस घन की भुजा के बराबर होगा। और व्यास मालूम है तो त्रिज्या आराम से आ जाएगी, और अगर किसी गोले के बारे में त्रिज्या आ गई तो गोले का सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई। अब सवाल ये है कि सर मान लो यही गोला बाहर से अगर टच करता, तो माने गोले के अंदर हम घनाभ को डाल दे तो क्या होगा। तो जैसे मान लो अब मैं एक गोला और बना के आपको दिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि गोला अच्छा बने। तो अगर मैं बाहर बनाऊं गोला, तो बाहर क्या होगा, वो जो गोला होगा ना दोस्तों, वो इसकी सभी सतह को, मतलब जो हम इसके अंदर घनाभ को डालेंगे, तो घनाभ को डालने से क्या होगा कि जो इस गोले का जो त्रिज्या होगी ना, इस गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या, वो ये त्रिज्या होगी, और ये क्या कहलाता है, घन आपका, घन का विकर्ण कहलाता है। और घन का विकर्ण जब हमारे को मालूम पड़ जाएगा, तो इस बाहर वाले घन की त्रिज्या आ जाएगी। तो घन की त्रिज्या कितनी होगी बाहर वाले की, तो आप सॉरी बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो घन के विकर्ण का आधा होगा, घन का विकर्ण और उसका आधा हो जाएगा। और विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। जब हम गोले के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें हमको घन के क्वेश्चन में गोला मिल सकता है, तो हम वो सारी चीजें यहीं पढ़ ली। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने घन में तो गोले को डाला, घनाभ में क्यों नहीं डाला। तो आप सोच के देखो, क्या घनाभ में गोले को डाला जा सकता है क्या। आप कहोगे सर नहीं, वो तो अधिकतम क्षेत्रफल का तो गोला डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने घनाभ के कॉन्सेप्ट में आपको गोला नहीं बताया। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। डायग्राम आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, और इंपॉर्टेंट पार्ट था डायग्राम। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। 3D स्ट्रक्चर में यही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का बेस समझ में आना चाहिए, ताकि हम लोग फिर जब क्वेश्चन करते समय सोचेंगे तो हमारे दिमाग में वो चित्र छपेगा कि हाँ ऐसा कुछ घनाभ होता है, ऐसा घन होता है, ऐसे गोले को उसमें डालना है, बाहर से ऐसा होगा, अंदर से ऐसा, वो सारी चीजें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए थी। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को समझने में टाइम ज़्यादा लगाया है। अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले में। तो दोस्तों अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को समान कर दिया जाए तो वह घन बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, वही हमने पढ़ा था सबसे पहला। अच्छा, घन के भी कितने फलक होते हैं, 6, और ये सभी वर्गाकार होते हैं। घनाभ में क्या होते हैं, आयताकार, और घन में कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। फिर इसके बाद वही आयतन, घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मैं सब जगह ए लिख दूं तो सबका गुणा कितना होगा, a क्यूब। तो इसीलिए कितना आ गया इसका घन का आयतन, भुजा क्यूब, यानी a क्यूब।
अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। याद करना है, सिंपली फॉर्मूले को रटना है आपको, और 2-4 बार याद करने के बाद लिखोगे ना, याद हो जाएगा, प्रॉब्लम करते करते याद हो जाएगा। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया यानी घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ बोल सकते हो आप, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवारें होती है और सारी दीवार वर्गाकार है, तो पहले दीवार का क्षेत्रफल a², तो वैसे चारों दीवारों का सेम होगा, तो 4a², सिंपल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत और फर्श और जुड़ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे फलक, तो एक का अगर a² क्षेत्रफल, तो 6 फलक का क्षेत्रफल 6a²। तो इसीलिए बहुत आसान है। घन का विकर्ण होगा √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ये घन के विकर्ण। अच्छा, ये मैंने वो आपको बता दिया, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, अंतः गोले की त्रिज्या, जो अभी हमने पढ़ा था, ये वाला डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना, ये ग्रीन वाला गोला, अंतः गोले की त्रिज्या। तो अंतः गोले की त्रिज्या हमने लिखा है ना, भुजा बटा 2, तो a/2 आ जाएगा अंतः गोले की त्रिज्या। इसी तरीके से रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, बाह्य गोले की त्रिज्या, तो बाह्य गोले की त्रिज्या होती है विकर्ण का आधा। विकर्ण कितना हमारे पास, √3a, तो √3a/2 कर दिया इसकी त्रिज्या। और त्रिज्या मालूम है तो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूले के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। अब आइए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20, 12 और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ। दोस्तों, घनाभ का हमको आयतन चाहिए, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, आपको कोई सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, इसका मतलब ये हुआ 20 इंटू 12 इंटू 9। अब बस इनका गुणा कर लो आप आराम से, बस आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 9 कितना होता है, 108। 108 का 2 से गुणा, तो 108 का 2 से गुणा 216, और ये जीरो आ गया, तो 2160 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, कितना आसानी से आंसर आ गया बताओ। तो बहुत आसान है, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, और फॉर्मूले के बाद डायग्राम पता होना चाहिए। कैलकुलेशन स्किल हमारी अच्छी है, और अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। चलिए, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो। कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी। अब मुझे बताओ, आयताकार एक क्या है, डिब्बा है, तो आयताकार डिब्बे का मतलब वो घनाभ के शेप में हो गया ना डिब्बा, और घनाभ के अंदर आपको रखनी है पेंसिल अधिकतम लंबाई की। तो मैंने आपको क्या बताया कि अधिकतम लंबाई की जो पेंसिल रखोगे वो क्या होगी, घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। इसका मतलब जो अधिकतम लंबाई के आपसे विकर्ण मांग रहा है ना क्वेश्चन वाला, यानी वो आपसे क्वेश्चन वाला विकर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पे, घनाभ का विकर्ण। तो दोस्तों, घनाभ का विकर्ण या अधिकतम लंबाई की पेंसिल, अंडर रूट फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो सारी वैल्यू रखो इसमें। L का मान माने लंबाई है 8, 8 का स्क्वायर 64, चौड़ाई है 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई है 2, 2 का स्क्वायर 4, और सबको जोड़ोगे तो 36 और 64 कितने होते हैं, 36 और 64 100, 100 और 4 104। तो आंसर आ गया अंडर रूट 104। तो अब ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 104 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 104 सेंटीमीटर रूट के अंदर। ठीक है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया। इन क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, पहले ऑप्शन को टिक कर देते 104 को, जबकि आंसर अंडर रूट 104 है। तो क्वेश्चन वाला भी बहुत समझदार होता है, वो क्या करता है, जो सही आंसर है वो लास्ट में लिखता है और गलत चीज को यहाँ लिख देता है। तो लोग पहले ही गलती कर देते हैं। तो केयरफुली थोड़ा काम करना है कि आंसर लाने के बाद भी ऑप्शन गलत ना टिक कर दें हम। बहुत आराम से केयरफुली काम करना है, पूरा का पूरा 20-25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 20-25 सेकंड के अंदर ये भी आता है कि आप सही ऑप्शन भी टिक करें, सही आंसर निकाल के भी गलत हम कर देते हैं, और फिर आंसर चेक करते हैं तो कहते हैं गलत हो गया। ऐसा काम नहीं करना है ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है।
चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सर 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो वो कितना दिया हुआ है 600। अब आप देखो 6 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगा 100 बार, तो a स्क्वायर का मान 100, तो a का मान कितना आ जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गई भुजा। अगर भुजा आ गई तो क्वेश्चन वाला आगे कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण क्या होगा दोस्तों, घन का विकर्ण होता है भुजा √2 √3, तो √3 इंटू भुजा, तो इसका मतलब भुजा तो हो गई 10, तो आंसर हो गया 10√3 इतना सेंटीमीटर, और यही हमारे पास आंसर होगा 10√3 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, आराम से आ गया, भुजा निकाला उसके बाद भुजा √3 हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बढ़ते हैं आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि एक घन का आयतन दिया है 1000 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब माने ए क्यूब का मान 1000, तो मुझे बताओ ए कितना होगा, तो 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया इसकी भुजा। तो कह रहा है विकर्ण की लंबाई, फिर से विकर्ण पूछ लिया आपसे, तो बहुत आसान है ये, तो विकर्ण की लंबाई 10√3, भुजा √3 होता है, 10√3 आ गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका भी। तो बहुत आसान था, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 8:5:3। घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 8:5:3, ये दिया गया है आपके पास, ठीक है, ठीक है सर। और क्या दिया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और उसका मान दिया हुआ है 63,200, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करो। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मैंने आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो मुझे बताइए आप, सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसको अनुपात से फ्री करो, तो अनुपात से फ्री करेंगे तो लंबाई मान लिया 8x, इससे अनुपात से हटाया तो 5x, और इसको अनुपात से हटाया तो आ गया 3x। और अब हमको ये दिया हुआ है तो पहले इसका यूज करते हैं। तो आप कहोगे सर ये दिया हुआ तो यूज करोगे जब, आप तो 2l इंटू बी बताओ, तो 8 पंजे 40, 40x स्क्वायर, बिल्कुल सर 40x स्क्वायर हो गया, प्लस BH, इन दोनों का गुणा 5 दिया 15x स्क्वायर, प्लस HL, HL का ये रहा 8 दिया 24x स्क्वायर, और बराबर में कितना है ये 63,200। इसको जरा सॉल्व करो, तो 40 और 15 हो गया 55, 55 और 24, 55 और 24 79 आई थिंक, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 79x स्क्वायर इज इक्वल टू 63,200। अब इसको जरा कैलकुलेशन करके काटते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। 2 से काट दिया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, और इसके बाद कितना बचा, 1 2 छिंग 12, और ये डबल जीरो आ गया। अब 79 से इसको काटो, तो 79 से कट जाएगा ये 316 4 बार, तो 400 आ गया आंसर। तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया है 400, एक्स स्क्वायर का मान 400, तो एक्स का मान हो जाएगा वर्गमूल 400, और दोस्तों 400 का वर्गमूल होता है 20, तो एक्स का मान हमारे पास 20 आ गया। और एक्स अगर 20 आ गया है तो लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8x थी, तो 20 की एक्स की जगह 20 लिखोगे तो 160, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो चौड़ाई हो जाएगी 100, एक्स की जगह 20 भर दो आप, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 तिया 60, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन वाले ने हमसे आयतन के बारे में बात किया था, तो आयतन तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इनका गुणा कर दो, तो 1 और 2 3 जीरो और 1 4 जीरो, तो पहले तो लगा दो 4 जीरो, इसके बाद गुणा करो आप 6 का और 16 का गुणा, तो 16 इंटू 6 होता है 96, तो ये हो गया 96। इतना घन
सेंटीमीटर, ये हमारे पास आया इसका आयतन। तो 96 9640, तो 9640 तो इस ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा इस केस में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, आयतन आएगा इतना। तो मुझे लगता है आपको बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, साहनी मैथमेटिक्स के नाम से है। मैं इधर बता देता हूँ आपको, साहनी मैथमेटिक्स, इस नाम से मेरा एक चैनल है यूट्यूब का। उस चैनल पर मैं जनरल जो क्लास होती है ना मैथ्स की, जिसमें स्कूल एजुकेशन, जिसमें क्लास 12th की मैथ्स, 11th और 10th, इनकी मैथ्स की क्लास वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी आपको पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा। जो आपके आस पड़ोस में आपके छोटे भाई बहन रहते हो उनको भी बताना। अभी हम लोग जून के लास्ट वीक में क्लास 12th सिर्फ स्टार्ट करेंगे। 11th और 10th के बारे में अभी सोचा नहीं है, पर 12th क्लास हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा, 12th का मैथ्स का। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन आपके अड़ोस पड़ोस में रहते होंगे जिन्होंने मैथ्स ली होगी 12th क्लास में, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं होगा। जिस तरीके से हम लोग जेजीडी पर एकदम सारी क्लासेस फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, उसी प्रकार पे, उसी तर्ज पे स्कूल एजुकेशन के लिए भी ये चैनल साहनी मैथमेटिक्स आपके लिए हेल्पफुल होगा और पूरा फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी नया चैनल है, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, लेकिन आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो ज़रूर ग्रो करेगा और आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही हम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आप ज़रूर हेल्प करिए उस काम के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।